जियोपॉलिटिक्स में आपके देश का स्टेचर क्या है और आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, ये डिसाइड करता है कि आपके एक्शंस का लेवल क्या होगा फॉर सिक्योरिटी ऑफ योर नेशन। रिसेंटली यूएस ने एक बयान दिया कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लगा है कि मिस्टर पन्नू पर एक्चुअली अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, प्लान कर रहे थे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी। लेकिन समय रहते यूएस ने कहा कि भाई हम अपनी ज़मीन पर ऐसा काम होने नहीं देंगे। तो यूएस ने कहा कि एक तरीके से हमने बचा लिया, एंड उन्होंने इंडिकेशन दी कि इंडिया यू शुड नॉट डू इट, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुद्दा उठता है, क्या वाकई रॉ ऐसा कर रहा था? क्या पिछले 2-3 साल में रॉ का जो ऑपरेशन है वो और जो कैपेबिलिटी है, क्या उसमें कुछ चेंज आया है, पॉलिसी में कुछ चेंज आया है, और क्यों आया है? रॉ के बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए इन जनरल, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी है और वो क्लासिफाइड ही अपने ऑपरेशंस को रखती है। तो उसमें से कुछ ऑपरेशंस जो काफी समय बाद जाकर डीक्लासिफाई हो जाते हैं, तो पता लगता है अच्छा ये रॉ ने किया था। तो अभी हमारी जो इंडिया की सिक्योरिटी मैट्रिक्स है, यानी कि भारत की सुरक्षा में रॉ का क्या स्टेटस है, क्या योगदान चल रहा है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सारी जानकारी हमें यहां पर लेनी है। इस किस्से के अलावा आपने अभी कुछ समय पहले मिस्टर निज्जर के बारे में सुना होगा। ही वाज शॉट डेड इन कनाडा, और उसके ऊपर कनाडा और इंडिया के रिलेशंस में एक डाउनटर्न आप सबने देखा था, राइट? तो उसमें भी आरोप लगा रहे थे खालिस्तानी आउटफिट कि भाई मिस्टर निज्जर जो हैं वो कैनेडियन सिटीजन हैं, और आरोप था कि रॉ ने वहां पर एसेसिनेशन किया है। ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ है। IC-814, आप देखिए कितने पहले ये इंडिया का एक प्लेन हाईजैक हुआ था नेपाल से, जो इंडिया की तरफ चला था, और इसमें शामिल एक व्यक्ति जहूर मिस्त्री, एंड रिसेंटली एक्चुअली ही वाज शॉट डेड एज वेल। जहूर मिस्त्री, इंडियन एयरलाइन प्लेन, शॉट डेड इन कराची। अननोन गनमैन ने, हमें नहीं पता किसने किया, लेकिन इतने समय बाद, इतने समय से छुपे बैठे थे पाकिस्तान में, लेकिन रिसेंटली ही वाज शॉट डेड। रिपुदमन सिंह मलिक, 1985 में एक एयर इंडिया के प्लेन में बॉम्बिंग हो गई थी। तो अभी कुछ समय पहले, जुलाई पिछले साल की बात है, यूके में इनकी भी हत्या हो गई, पता नहीं किसने किया। हरविंदर सिंह संधू, ये तो अभी का मामला है, 2021 का ही मामला। आपने सुना होगा कि मोहाली में, पंजाब में आरपीजी दाग दी थी इन्होंने पुलिस स्टेशन पर, और उसके बाद पता ही लगा कहां चले गए। लेकिन फिर अभी कुछ टाइम पहले पता लगा कि पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में ड्रग ओवरडोज की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। हमें नहीं पता किसने किया, कैसे हुआ। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर हैं बशीर अहमद पीर थे। आपने कुछ समय से सुना होगा कि इंडिया की तरफ जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ा है पुंछ सेक्टर में, रजौरी सेक्टर में। उस पर भी एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, भी क्या हो रहा है उस सेक्टर, व्हाई दिस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इस सेक्टर में जो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है आतंकवादियों का, उसमें ये एक मेजर सरगना माने जाते हैं। तो अभी जो है 20 फरवरी की बात है, ये भी यहाँ पर ही वाज शॉट डेड, तो पता नहीं किसने किया। सैयद खालिद रजा, तो ये इनका भी एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल बद्र के नाम से, तो ही वाज आल्सो शॉट डेड फरवरी दिस ईयर, इसी साल। अगेन पता नहीं किसने किया ना। अब इस वीडियो में हम डिटेल में जाने वाले हैं, हम आईबी, और क्योंकि आईबी पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वही हमारे फॉरेन इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस दोनों को वही देखती थी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, लेकिन उसके बाद डिवीजन हुआ। उस पूरी हिस्ट्री से मैं सारी बातें बताने वाला हूं। देखिए, जब से बना था रॉ, ये माना जाता था कि रॉ का जो प्राइम फोकस है वो केवल इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज पर है, यानी कि पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, चाइना से प्रॉब्लम है, तो ये देश क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा है, ये वो एक्शन ले, इससे पहले भारत सरकार को बताना, ये रॉ का काम है। जनरली हम ये मानते थे, लेकिन रॉ का दायरा उस समय से अब काफी एक्सपेंड हो चुका है। ब्रीफ हिस्ट्री पर चलते हैं। इनको तो आपने शायद सुना होगा इनके बारे में। यह है मिस्टर RN काओ। He is credited to be the first actually secretary of RAW, first head of RAW, जिन्होंने एक्चुअली कन्विंस किया था इंदिरा गांधी जी को कि मैम 1962 में जब हमें शिकस्त मिली थी चाइना से, तो हमें अपनी कुछ कमजोरियों को समय से दूर करना था। सो इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, इट वॉज ऑल्सो अबाउट मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो यानी कि एक डेडिकेटेड हमें इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए फॉर फॉरेन इंटेलिजेंस। तो आप कहेंगे इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, इंटेलिजेंस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा फिर ऐसी एजेंसी टारगेटेड एस्पिनाज भी करना पड़ता है देश की सुरक्षा के लिए। कुछ
दूसरों के मिशंस को सैबोटाज भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मिशन सक्सेसफुल होते हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है वो भी करना पड़ता है। ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आती हैं और अदर एक्टिविटीज़ पर हम अभी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रॉ की ज़रूरत जो है वो ये थी कि चाइना जो कर रहा है वो हमारी मिलिट्री को अगर पहले से पता हो तो वो टैक्टिकली हमारी जो रेजिमेंट्स हैं उनको प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो दैट वाज द आइडिया। फाइनली आईबी से अलग होकर एक डेडिकेटेड यूनिट बनी रॉ। बी रमन एक फॉर्मर रॉ ऑफिशियल है, उनका कहना है कि इनिशियली हम पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर ये जो बांग्लादेश अलग हुआ इसमें भी रॉ का एक मेजर रोल रहा। जब रॉ अलग हुआ तो अब हमें ज़रूरत थी कि देखो फॉरेन इंटेलिजेंस गैदरिंग, कोवर्ट ऑपरेशन, इसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है हमारे ऑफिशियल्स को। तो ऐसे में सीआईए के साथ हमने कोलैबोरेशन भी किया। यानी कि इनिशियली रॉ ने कोलैबोरेशन किया सीआईए के साथ। इसके बाद सीआईए ने अपने ऑफिशियल्स को, अपने फील्ड एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए MI6, मोसाद, उनके साथ भी ट्रेनिंग दी है। रिसेंटली हम इजराइल के साथ अपने रिलेशंस डिफेंस एंड इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो ऐसे मोसाद और जो हमारी रॉ है इसका भी ट्रेनिंग जो पैटर्न है दैट इज़ क्वाइट फेमस। नाउ बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो सब रीजन है ये तो हमारे इमीडिएट नेबरहुड हैं। शुरुआत में माना जाता था कि रॉ जैसी एजेंसी का काम है कोई देश अगर भारत के खिलाफ कुछ कर रहा हो तो उसके बारे में पता लगाना और उस देश के ऐसा कर पाने से पहले ही उसके ऑपरेशन को सैबोटाज कर देना, ये ब्रॉड काम था। लेकिन मुझे बताइए, क्या आज हमारे देश को खतरा क्या केवल दूसरे देशों से है या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी है? तो मुझे लगता है आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे ज़्यादा खतरा लग रहा है हमें, क्योंकि मेजर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से काम करती हैं कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि यार ये टेररिस्ट कहाँ रहते हैं, आम जनता के बीच में आसानी से घुल मिल सकते हैं, राइट। तो इन पर काउंटर ऑपरेशन करना, वो उसके लिए हमें फॉरेन इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो अब रॉ के जो फंक्शंस हैं इसमें ज़रा देखिए, सबसे पहले तो है गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस। तो इसके लिए हमारे देश के जो स्पाइज हैं उनका जगह जगह पर अलग अलग देशों में होना ज़रूरी है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर फ्रांस से क्या प्रॉब्लम है? सर फ्रांस फॉर एग्जाम्पल, सर फ्रांस तो सर हमारा दोस्त है। अरे भाई दोस्त हमारा है, लेकिन क्या केवल दोस्त हमारा है? केवल कुछ नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। फ्रांस हमारा दोस्त है, कुछ कारणों से है। फ्रांस जो है दोस्त चाइना का भी तो है। अगर हमारे इंटेलिजेंस जो एसेट्स हैं वहाँ पर वो हमें समय से जानकारी दे देते हैं कि चाइना और फ्रांस कुछ कोवर्ट तरीके से इस टेक्नोलॉजी पर कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज़ में कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे चाइना को ये जो फ़ायदा मिलेगा वो इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं? तो आप कहेंगे ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। तो सर रशिया में तो रॉ के इंटेलिजेंस एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है, फोकस करेंगे यहाँ पर। अरे भाई रशिया हमारा फ्रेंड है, लेकिन सेम लॉजिक, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। रशिया अगर हमें हथियार बेचता है तो रशिया प्रेजेंटली पाकिस्तान को भी हथियार बेचता है, और रशिया कहता है पाकिस्तान को तो केवल हम हथियार आतंकवाद को खत्म करने के लिए दे रहे हैं। क्या हथियार पर लिखा होता है कि ये केवल आतंकवाद को खत्म करने के लिए है या ये इंडियन फोर्सेस के खिलाफ यूज होगा? नहीं लिखा होता ना। और रशिया अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसा कर रहा है। हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए करता है कि भाई उसको हथियार बेचकर पैसा आता है तो भाई वो बेच रहा है। हमने भी तो केवल रशिया से ही ना खरीद कर उनसे खरीदा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे फ्रेंड्स हों चाहे एनिमीज हों, हर जगह हमारे फॉरेन इंटेलिजेंस नेटवर्क का होना जरूरी है। तभी हम इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, तभी हम उस देश से नेगोशिएट कर सकते हैं, उसके साथ रिलेशंस को ट्वीक कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि रॉ का जो काम है वो केवल सुरक्षा ही नहीं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की डायनामिक्स को शेप करने में भी एक क्रूशियल रोल अदा करता है। काउंटर टेररिज्म अगर कोई ऑपरेशन होने वाला है, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि 2017 की बात है, ये कहा जा रहा था कि 2015 और 17 के बीच में जो माहौल था उसमें कहा जा रहा था कि देयर आर सम आउटफिट्स विच आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम दिस आईसिस, क्योंकि आईसिस अपने आप में बैकफुट पे कुछ चीज़ें झेल रहा था। तो ऐसे में आईसिस को चाहिए था नया नेटवर्क। नए लोग उसको तब मिल सकते हैं जब वो कुछ तमाशा करके दिखाएगा। तो आईसिस के नेटवर्क का कहना था एक तमाशा, यानी कि उनके हिसाब से तमाशा बेसिकली टेररिस्ट ऑपरेशन, वो इंडिया में प्लान कर रहे थे। लेकिन ऐसे में इंडिया की रॉ और सीआईए ने पहले से ही इस पर अपनी जानकारी साध ली
अपने एसेट्स के थ्रू, और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी से ऐसे ऑपरेशन को होने ही नहीं दिया। तो ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए यूजफुल है। काउंटर प्रोलिफरेशन, अगर कोई अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी में बढ़ा रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट को इस तरीके से कि हमें खतरा हो सकता है। आप कहेंगे एग्जाम्पल सर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कहूता ऑपरेशन। इन डिटेल वो अभी आगे आने वाला है, लेकिन आपको समझाने के लिए हिंट दे दूं। इंडियन रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में मौजूद, और पाकिस्तान के कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास बाहर बार्बर शॉप पर आए थे कटिंग कराने। तो हमारे इंटेलिजेंस जो एजेंट्स वहाँ पर थे, स्पाइस थे, उन्होंने केवल उनके बालों के सैंपल, हेयर सैंपल को लिया, फिर टेस्टिंग कराई। टेस्टिंग में पता लगा अरे यार ये प्लूटोनियम की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर केवल सिविल न्यूक्लियर यूज़ के लिए कोई प्लांट में काम होता है, यानी कि अगर केवल बिजली बनाने के लिए काम करते हो तो कंसंट्रेशन ये नहीं होती, एनरिचमेंट ये लेवल ये नहीं होता। तो पता लगा कि अच्छा, यानी कि इस न्यूक्लियर प्लांट में, इस लोकेशन में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो ऐसे में अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ ना कर दे या धमकी ना देने लगे, तो पहले से कुछ ऐसा करो जिससे कि वो ऐसा ना कर पाए। तो काउंटर प्रोलिफरेशन, एडवाइस करना हमारे पॉलिसी मेकर्स को सिक्योरिटी इश्यूज पर, एडवांसिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी, ये मैंने इससे कनेक्ट करके आपको बता दिया, और हमारी जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी स्ट्रेंथन करना। आप कहेंगे इसका कोई एग्जाम्पल? इंडिया का पोखरण 1 बेस्ट एग्जाम्पल। हमारा जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, आपको क्या लग रहा है CIA करने दे रही थी? नहीं, CIA, ISI और इवन ब्रिटिश MI6 कोई नहीं चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करे, लेकिन हमने किया। कैसे? उस समय कहा जाता है इंदिरा गांधी जी ने एंट्रस्ट करी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर KN काओ को कि देखो इन रैप्स वी हैव टू डू दिस, तो हमें गुप्त तरीके से ये करना है, प्लान करो कि कैसे ये करें जिससे कि किसी को पता न लगे, जब हो जाए तो सब कहें वाह ये क्या हुआ, मतलब ऐसा कैसे हो गया। खैर, नाउ स्ट्रक्चर क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए कुछ ऐसा ही ऑर्गेनाइज किया गया है जैसे कि CIA का स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली जो सेक्रेटरी होता है रॉ का, वो एक तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी की रैंक रखता है। साथ में हमारे पास डेडिकेटेड होता है, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी फॉर स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, जो मेजर एडवर्सरीज हैं उनके लिए हम सीनियर ऑफिसर्स को रखेंगे, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को क्लब करके हम एक ऑफिसर्स को रखेंगे। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है। स्ट्रक्चर में फिर हम कोलैबोरेशन ट्रेनिंग करते हैं। आप कहेंगे बाकी लोग हमारे साथ ट्रेनिंग क्यों करेंगे सर, USA UK वाले क्यों करेंगे, उन्हें क्या ज़रूरत? आप बात करें क्या ज़रूरत? अरे भाई, इंटेलिजेंस की ज़रूरत हर किसी को होती है। ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ें जो CIA को नहीं पता, हमारे स्पाइस को पता है, और वो CIA के जानकारी की इंफॉर्मेशन है। तो यानी कि हर जगह अपने स्पाइस से काम नहीं होता, कई जगह आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो वो नेटवर्क बनाने के लिए फिर आप दूसरों की कैपेबिलिटी को भी मजबूत करते हो, राइट, अगर वो आपके काम आ सकते हैं। कुछ ऐसा हमारा ये स्ट्रक्चर है। देखिए सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि अल्टीमेटली कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान करना है तो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन तो ज़रूरी है। यहाँ पर ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती है जिसमें की रोल, मतलब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करने का, वो निभाते हैं सेक्रेटरी रॉ। एक्चुअली सेक्रेटरी रॉ कहा जाता है कि डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन में रहते हैं विद NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आप सबको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे देश के मिस्टर अजीत डोवाल। इसके नीचे यहाँ पर ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑपरेशन होता है, जो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिस इज द क्रिटिकल थिंग, यू हैव टू डिलीवर इट। एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं रॉ के, DG सिक्योरिटी होते हैं, एविएशन रिसर्च सेंटर होता है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता है। आप कहेंगे एविएशन रिसर्च सेंटर का क्या काम यहाँ पर? एविएशन का क्या काम? एविएशन तो एरोप्लेन वाला सेक्टर है, अभी बताऊंगा आपको, अभी विद एग्जांपल बताऊंगा। ये देखिए एरियाज, पाकिस्तान डेस्क पर अलग से ज्वाइंट सेक्रेटरी चाइना, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, अदर कंट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक टैक्टिकल सेक्शन भी होता है और एक रेडियो वाला भी होता है, वो भी आपको बताऊंगा। इंटरनल सिक्योरिटी का अलग से एडमिन होता है। एडमिन बेसिकली इस पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको जो सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए टू सो दैट दे कैन फंक्शन वेल, फॉर एग्जाम्पल ऑफिसर्स, फाइनेंसेस एटसेट्रा, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय अ स्पेसिफिक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर। तो रॉ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली इसको हैंडल करते हैं वाया NSA। तो NSA से कोऑर्डिनेशन में रहते हैं जो सिक्योरिटी रॉ होते हैं। जो सिक्योरिटी रॉ हैं, जो सेक्रेटरी रॉ हैं, सेक्रेटरी रॉ का मतलब ही है रॉ के चीफ, उन्हीं को आप रॉ चीफ कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो जो आपको पता लगा कि इकोनॉमी, जो हमारा पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, साइंटिफिक जो भी डेवलपमेंट्स हैं दूसरे देशों के, मतलब हमें रॉ में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे भी ध्यान रखते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे, मुझे बताइए। अगर म्यांमार में
जो डेमोक्रेसी और जो वहाँ की मिलिट्री है, अगर उनके आपस में संघर्ष चल रहा है तो हमारी इंटेलिजेंस ये पता करके बताती है कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी के आने की कितनी उम्मीद है, कौन लोग मजबूत हैं, क्या वो प्लान कर रहे हैं, जिससे कि हम भी अपने रिलेशंस को इस हिसाब से अलाइन कर सकें। क्योंकि हमें म्यांमार की मिलिट्री के साथ भी अलाइन करके रखने हैं रिलेशन, क्योंकि रॉ बताती है कि अरे भाई नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो वहाँ पर जो ऑपरेशंस करते हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने में ये कुछ ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के म्यांमार की जो बिल्कुल प्रो इंडिया हैं, तो उनके साथ संपर्क साध कर रखना पड़ता है, जॉइंट ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो ये नॉलेज भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की नॉलेज, मिलिट्री डेवलपमेंट की नॉलेज, इकोनॉमिक नॉलेज, क्योंकि अगर कोई इकोनॉमिक राइज हो रहा है, कुछ नया हो रहा है किसी देश में, कुछ पॉलिसी चेंज हो रहा है, उससे इंडिया के इंटरेस्ट लिंक कर सकते हैं, तो वो भी हुआ। साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, जैसे न्यूक्लियर इज वन एंगल, इसके अलावा और साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो सकते हैं। तो रॉ एक्चुअली गिव कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस, राइट। और पब्लिक ओपिनियन इंडिया के बारे में, जो वर्ल्ड में पब्लिक ओपिनियन है उसको शेप करना इन इंडियाज फेवर, ये भी है। इन्फ्लुएंस करना फॉरेन गवर्नमेंट्स को इन इंडियाज फेवर, कोवर्ट ऑपरेशंस करना नेशनल इंटरेस्ट में, और एंटी टेरर ऑपरेशंस करना, न्यूट्रलाइज करना ऐसे थ्रेट्स को जो इंडिया के लिए खतरा है। 1962 वॉर के बाद मैंने बताया आपको एक वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर था, हमें पाकिस्तान चाइना दोनों पर नज़र रखनी थी। तो एक तो ये वाला ऑब्जेक्टिव प्रोमिनेंट था रॉ का। एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि यार यूएसएसआर में कम्युनिज्म है और आसपास कई सारे शिज्म भी डेवलप हो रहे हैं। शिज्म का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि एक तरीके से एक दूसरे का विरोध करने वाली कई ऐसे रीजंस हैं, आइडियोलॉजीज हैं। तो इन सब पर नजर रखना है कि कैसे वो हमारे रिलेशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। चाइना सोवियत यूनियन दोनों कम्युनिस्ट हैं, वो हमें कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। सोवियत हमारे साथ है, लेकिन सोवियत और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, उससे इंडिया को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये उनका काम होता है। पाकिस्तान को कौन से मिलिट्री वेपन्स मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, कैसे रोका जा सकता है, ये भी रॉ का काम है। फील्ड फॉर्मेशंस, अब फील्ड फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ मिलिट्री फॉर्मेशन की बात करें। फील्ड फॉर्मेशन का मतलब है डेडिकेटेड हमारे हेडक्वार्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया ऑफ रॉ। जैसे कि आपको लिस्ट शो करता हूं, दिस इज द लिस्ट। देखिए, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, शिलोंग, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर एटसेट्रा। तो दीज आर सम ऑफ दोज हेडक्वार्टर्स। रेडियो रिसर्च सेंटर है। आप कहेंगे रेडियो रिसर्च सेंटर क्यों? वो इस वजह से पहले बनाया था क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन का मेजर एक जो रूट होता था वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती थी, वो वाला हो गया। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्स्ट सर्विस, एग्जैक्टली ये क्लासिफाइड है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट सर्विस अंडर द रॉ वो काम क्या करती है। एविएशन रिसर्च सेंटर के बारे में ये पता है क्योंकि देखिए रॉ में आईएएस आईपीएस से भी डेपुटेशन पे लोग आते हैं, रॉ में हमारी आर्म्ड फोर्सेस से भी लोग डेपुटेशन पे आते हैं। जैसे कि रॉ ने ये एयरक्राफ्ट लिया जिससे कि सर्वे कर सके, अलग से एविएशन रिसर्च सेंटर बनाया। इसका काम क्या है? जिससे कि एविएशन का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके ऑन आर एडवर्सरीज जो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो। जैसे कि इमेजेस देना, जैसे बॉर्डर पे कुछ उनकी पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है क्या, कहीं पर उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है क्या, चाइना ने कहाँ पर बनाया, पाकिस्तान ने कहाँ पर बनाया। तो ऐसे में ये एरियल सर्वे जो है ये काम आता है। देखिए, ऐसे इमेजेस प्रोवाइड करना अलग अलग इंस्टॉलेशंस के, तो इसमें ये जो विंग है एविएशन रिसर्च विंग काम आती है। एक और ये नेशनल टेक्निकल फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम फिर बदल दिया गया था नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहा जाता है कि ये कम्युनिकेशन के जो नए नए तरीके हैं जो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे अंदर, यू कैन से लोगों को बाहर से कैसे, जैसे आपने सुना होगा कि आईएसआई के कई सारे जो नेटवर्क हैं वो इंडिया में मौजूद हैं। तो वो अगर कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ जो पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं उन पैटर्न्स को संभालना, उनको इंटरसेप्ट करना, कहा जाता है दिस मस्ट बी वन ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस। क्योंकि एग्जैक्टली क्या करता है ये तो भाई क्लासिफाइड है, राइट, लेकिन ये कहा जाता है कि अमूमन यही करता होगा कम्युनिकेशन वाला काम। कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशन जैसे कि स्माइलिंग बुद्धा, आपको अभी बताया था इसके बारे में। पोखरण 1 को ऐसे करा पाना कि बाकियों को पता ना लगे और वो हमारे ऑपरेशन को सैबोटाज ना कर सकें। आप कहेंगे सैबोटाज कैसे कर लेंगे कोई दूसरे? अरे भाई, साइंटिस्ट को खत्म करा देते हैं, कहीं पर कोई टेक्निकल एरर करा देते हैं। जो ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं अगर उनको जानकारी हो जाए सीआईए अंदर को, उनको खत्म भी करा सकते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फैमिलीज को किडनैप कर सकते हैं, पैसा खिला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए रॉ का कवर जरूरी था, तो रॉ ने कवर किया और फाइनली ये हुआ। खालिस्तान मूवमेंट, आप सबको पता है 1980s का जो दौर था वो बड़े दर्दनाक दौर था इंडियन हिस्ट्री के लिए, स्पेसिफिकली ड्यू टू दिस व्हाट वाज हैपनिंग इन पंजाब। ऐसे में रॉ ने अब 2 यूनिट्स बनाई, एक तो CIT-X और एक है CIT-J।
तो CIT एक्स बनाई थी कि टारगेट करेंगे कौन खालिस्तान को हेल्प कर रहा है। खालिस्तान को कौन हेल्प कर रहा था? पाकिस्तान, ISI। आप सबको पता है कि जब डिवीजन हुआ तो पंजाब ये पूरा होता था, ये पूरा पंजाब जो है ब्रिटिश इंडिया का भाग होता था। इसी पंजाब से भी कितने सारे लोग भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे। अब यहाँ पर जो ये वाला पंजाब है जो भारत का भाग था, यहाँ से ISI कनेक्शन कर रही थी, हथियार सप्लाई कर रही थी, कह रही थी तुम्हें भी एक देश बनाएंगे। वो एक तरीके से वाली बात हो गई 80s में कि अच्छा हमारे साथ 71 में हुआ था, वो बांग्लादेश अलग हो गया था, तो इंडिया का सपोर्ट था, रॉ का सपोर्ट था मुक्ति वाहिनी को बनाने में, चलो हम ऐसा ही कुछ खालिस्तानी मूवमेंट बनाएंगे, इन ग्रुप्स को बनाएंगे। अब इससे जो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी हो रही थी, वायलेंस हो रही थी। लेकिन देखिए दोनों बातों में फ़र्क है। जब मुक्ति वाहिनी को बनाया गया तो उससे पहले हमने देखा था कि वहाँ पर खुद इंस्टेबिलिटी और वायलेंस हो रही थी। यानी कि खुद पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पंजाब और सिंध के जो पॉलिटिशियंस हैं वही सत्ता पर काबिज थे। आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, जुल्फिकार अली भुट्टो ने किस तरीके से असली राजनीतिक दावेदारी जो थी पूरे पाकिस्तान पे एक्चुअली लीड करने की। एक समय पर बांगा बंधु मैं बात कर रहा हूँ, जो अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान के बारे में, उनको उनका हक नहीं दिया, उनको साइडलाइन किया, उनको मजबूत नहीं होने दिया। तो एक तरीके से वहां तो खुद ही एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान के राइट्स को सप्रेस किया जा रहा था। लेकिन अब उसने इस प्रॉब्लम को नहीं समझा कि दैट वाज एन इंटरनल इशू ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू विच पाकिस्तान गॉट दिस ईस्ट पाकिस्तान गॉट लिबरेटेड एज बांग्लादेश। लेकिन वो यहां पर अब आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। खैर, तो हमने 2 यूनिट बनाई, CITX और CITJ। किसने बनाई? ये रॉ के अंडर बनी थी। CITX ने कहा कि चलो टारगेट करते हैं पाकिस्तान को। तो क्या किया रॉ ने किया कि अच्छा पंजाब की तरफ से ये इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं, तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होने लगी पंजाब में। अब अगर पंजाब कौन सा है? पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब। अगर पाकिस्तान वाले पंजाब में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है तो मुझे बताओ पाकिस्तान की सरकार की पहली प्रायोरिटी क्या होगी? दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसमें ताक झांक करें या फिर अपने घर में स्थिरता लाएं? अरे अपने घर में स्थिरता लाएं। तो एक तरीके से रॉ के सक्सेसफुल ऑपरेशन से ISI बैकफुट पर आई। ISI ने फिर अपने लिंक्स को यहां पर धीरे धीरे कट ऑफ करना स्टार्ट किया कि भाई पहले हम अपनी प्रायोरिटीज देख लें, राइट। तो दूसरी जो CITJ थी, अब जरा ध्यान दो इन खालिस्तानी सपोर्टर्स पे जो यहां पर बैठे हैं। तो इस सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन से फाइनली वी सॉ it was raw as well as police service and other people who coordinated, and finally we were able to solve the problem of this खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट। और अभी भी ये चलती रहती है। वी नो दैट द सपोर्ट कमिंग फ्रॉम UK एंड ऑस्ट्रेलिया, कुछ ग्रुप्स जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, कनाडा। नाउ कहूता का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि पाकिस्तान में वो जगह जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी में सीक्रेट तरीके से बॉम्ब बनाया जा रहा था, और हमारे जो वहाँ पर फील्ड एजेंट्स थे उन्होंने किस स्मार्टनेस से पता लगाया कि चलो यार इस सैंपल का टेस्ट कर लें, और पता लगा यार यहाँ तो यार हेयर सैंपल्स में बेसिकली हाई है प्लूटोनियम कंसेंट्रेशन। तो यानी कि ये वो फैसिलिटी थी जहाँ पर ये चल रहा था। तो फाइनली मतलब बेसिकली इंडिया के लिए सक्सेस था इसमें डिले कर पाना उनके ऑपरेशन को। ऑपरेशन चाणक्य था कि ISI जो है कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन फैला रही थी और वहाँ पर टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रही थी और वहाँ की जनता को भड़का रही थी। तो अब रॉ ने क्या किया? रॉ ने 2 pronged स्ट्रेटजी अपनाई। फिर 2 pronged स्ट्रेटजी। नंबर 1, प्रॉब्लम क्या है? ISI और इनके इन्फिल्ट्रेंट्स। तो एक तो उन पर काउंटर अटैक करना है, यानी कि उनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको खत्म करना है, सीधी सी बात। दूसरा, एक ऐसा ग्रुप बनाना है विद इन कश्मीर जो एक्चुअली प्रो इंडिया, मतलब प्रो यू कैन से प्रो आर ऑपरेशंस और विच रॉ वाज डूइंग एंड अगेंस्ट दी ISI। तो ऐसा ही हम करने में सक्सेसफुली हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे इनके ही ग्रुप में उन्होंने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करके मतलब एक तो उन्हीं को तोड़ दिया, उन्हीं को बीच में ब्रेक कर दिया, कुछ लोग जो है उन्हीं से अलग हो गए, और दूसरा यहाँ पर एक स्टार्ट किया ये इख्वान उल मुस्लिमीन और मुस्लिम मुजाहिदीन। तो एक तरीके से एक तो उनको ब्रेक करो और दूसरा ऐसे ग्रुप बनाओ जो कि रॉ के ऑपरेशंस के फेवर में हो, इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के सपोर्ट में हो, जो अपना भविष्य देखते हो कैसे अच्छा रहेगा। तो ये जो शिफ्ट आया है फोकस में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, मैंने शुरुआत ही की थी इस वीडियो की इस बात से कि आपका बढ़ता हुआ स्टेचर और आपकी एस्पिरेशन ही तय करता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो चाहे कनाडा में क्या कर सकते हैं, USA में क्या कर सकते हैं, वो इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अब वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। रही बात USA की, अरे आप इंडिया यहाँ पर कोवर्ट तरीके से पन्नू जी के साथ ऐसा कैसे कर रहा है? अरे भाई, पन्नू जी जिनको आप जी बता रहे हो, वो इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए खतरा है।
और आप अपने देश की सुरक्षा के लिए आप इराक में उतर जाते हो, बताते हो वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पता मिलते नहीं है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद 6000 से ज़्यादा आम लोग मर जाते हैं वहाँ पर। आप अपनी सुरक्षा के नाम पर आप अफगानिस्तान में 20 साल बैठे रहते हो, अपनी सुरक्षा के नाम पर दुनिया भर में कोवर्ट ऑपरेशन करते हो, जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट से उनको डिस्टेबलाइज कर देते हो, और हमें बताते हो कि एक जो व्यक्ति हैं जो इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है। अब देखिए उनका जो कहना है कि जो इंडिया जो है ये कर रहा है सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करना है। तो देखिए हमारी डेफिनेशन क्या है इंटरनेशनल लॉ की। हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने एक बात कही कि देखो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 क्या कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगेंस्ट स्टेट एक्टर्स, अगेंस्ट बेसिकली थ्रेट्स हम एक्ट कर सकते हैं। हमने इसकी परिभाषा में ये बताया कि देखो स्टेट्स ओनली नहीं है यहाँ पर, ये नॉन स्टेट के खिलाफ भी हम कर सकते हैं, यानी कि कोई देश या कोई नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ये खालिस्तानी आउटफिट्स, अगर कोई भी भारत के खिलाफ कुछ ऐसा काम करता है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो इंडिया रिजर्व्स द राइट टू एक्ट अगेंस्ट देम एंड वी एक्सपेक्ट आवर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये नाम देता है ना यूएसए, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया, टू सपोर्ट अस इन दिस कंटेक्स्ट इफ दे वांट सपोर्ट फ्रॉम अस फॉर देयर कंटेक्स्ट, फॉर देयर सिक्योरिटी। तो वी रिजर्व द राइट फॉर सेल्फ डिफेंस। अब जो रॉ की फंडिंग है वो एक्चुअली क्लासिफाइड रहती है, लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि जो इतने ऑपरेशंस अलग अलग जगह पर रॉ कर पा रहा है, तो शायद सरकार ने फंडिंग को भी बढ़ाया है और ग्रेटर लीवे दी है रॉ को ऑपरेशंस को करने की। इसका एक कारण है कि 26/11 जब हुआ था तो उसके बाद कुछ मेजर क्रैक हम कर नहीं पाए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये भी एक इंटेलिजेंस फेलियर कहा गया था। मैं इस इंटेलिजेंस फेलियर पे भी थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँगा कि जब कहा जाता है इंटेलिजेंस फेलियर, तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमें इंटेलिजेंस मिली ही नहीं थी, जबकि कई बार एक्चुअली इट इज़ अबाउट इंटेलिजेंस कितनी सारी मिलती हैं, और कई बार जो हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आर्मी हो, कई बार वो उस पर काम नहीं कर पाती, उसके कुछ अदर रीजंस होते हैं। एक रीज़न बताया जाता है कि कई बार इतनी सारी इंटेलिजेंस उनके पास आती है कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उनके लिए भी जज करना मुश्किल होता है कि एक्चुअल में होने क्या वाला है, क्योंकि अगर 10 चीज़ें हो सकती हैं, उनको खबर मिली है, तो कई बार जो करने वाले हैं वो 2 ही काम करते हैं। तो ऐसे में लेकिन वो अगर इन सभी इंटेलिजेंस के बिहाफ पर वो काम ना करें, रुक जाएं, तो उनका मानना है कि फिर वो काम आगे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और रिक्रूटमेंट ऑफ यू कैन से मोर पीपल फ्रॉम डाइवर्स फील्ड, ये हमें करना होगा, जैसे कि CIA भी करती है। अब जैसे बांग्लादेश में हमने मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया, मिलिट्री फंडिंग, इंटेलिजेंस दोनों दी, ऐसी CIA ने भी किया था कोरिया में उन्होंने भी गुरिल्ला फाइटर्स तैयार किए। तो कहने का मतलब है कि जैसे CIA ऑपरेशंस करती है बाय सपोर्टिंग इन मिलिट्री सपोर्ट, फंडिंग एंड इंटेलिजेंस, वो इंडिया की रॉ भी करती है। अफगानिस्तान का किस्सा देखिए, अफगानिस्तान में जब सिविल वॉर वाली कंडीशन थी, तो तालिबान को काउंटर करने के लिए इंडिया, सोवियत दोनों ने सपोर्ट किसको किया था? नदर्न अलायंस को। नदर्न अलायंस के कुछ वारलॉर्ड, जैसे फेमस पंशीर वैली कहा जाता था, यस पंशीर वैली, फरखोर एयरबेस हमने बनाया था, कहाँ पर? अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर। तो हमने तो फरखोर एयरबेस पर रॉ ने हॉस्पिटल बनाया था। तो बेसिकली मिलिट्री हेल्प, बेसिकली हम वहाँ से कोई मिलिट्री फंडिंग या हथियार या ट्रेनिंग या इंटेलिजेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे थे ऑफिशियली। हम तो वहाँ पर जो नदर्न अलायंस के लीडर्स, जो इनके फाइटर्स, जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दे रहे थे। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं। नाउ CIA क्योंकि ऑलरेडी तालिबान को सपोर्ट कर रही थी, पाकिस्तानी ISI को सपोर्ट कर रही थी, तो अगर CIA वहाँ पर कर रही थी, तो रॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द actions of CIA for our security, right? तो आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। ये वाला ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि ये होने वाला था ISIS वाला, लेकिन 2015 से 17 के बीच में चल रहा था, लेकिन फाइनली CIA और रॉ ने एक दूसरे की मदद की और फिर ये जो टेररिस्ट अटैक है ये होने नहीं दिया। ऐसे ही चाइना 1964 ऑनवर्ड्स, क्योंकि चाइना ने 1964 में डिक्लेयर कर दिया था मैं हूँ न्यूक्लियर पावर, तो उसके बाद CIA ने कहा तुम कैसे हो गए न्यूक्लियर पावर? चाइना ने कहा मैं हूँ न्यूक्लियर पावर। तो फिर CIA को जरूरत पड़ी रॉ की। CIA और रॉ ने कोऑर्डिनेट किया कि भाई आपके साथ तो बॉर्डर हैं, तो आप देखो और हमारे इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेट करो कि कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन ये बना रही है, मतलब कितनी कैपेसिटी के बना रही है, कितने वेपन्स हैं। तो ऐसे में भी हमने एलिंट ऑपरेशन चलाया था। अब रॉ का आगे का रास्ता क्या है? देखिए 26/11 के अलावा हमें ये भी पता है कि हमारे देश ने कुछ और टेररिस्ट अटैक्स भी झेले हैं, पुलवामा, उरी, पठानकोट, राइट, हम सब जानते हैं।
तो यानी कि हमें अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग और कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग और फंडिंग, इन सभी एस्पेक्ट्स पर काम करना होगा। क्या भारत सरकार ने इस विषय में किया है कुछ? भारत सरकार ने देखा कि कई जगह पर जब इंटेलिजेंस फेलियर्स पाए गए तो चिन्हित किया 70 ऐसे ऑफिसर्स को जो कि जिनसे कहा कि सिंस यू आर नॉट फंक्शनिंग वेल सो यू शुड गो फॉर कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो ये शो करता है भारत सरकार का फोकस कि रॉ इतनी क्रिटिकल है इंडिया की सिक्योरिटी मैट्रिक्स में दैट इनकम्पीटेंस कैन नॉट बी यू कैन से मतलब बर्दाश्त नहीं की जा सकती, राइट? देश की सुरक्षा का मामला है। रिक्रूटमेंट जो है, उस रिक्रूटमेंट के दायरे को एक्सपेंड करने का एक आइडिया दिया जाता है। जैसे कि एक तो रिक्रूटमेंट होती है वाया दिस रॉ एलाइड मतलब सर्विस टेस्ट, ये एक्चुअली इनका इंटरनल कार्डर होता है कि ये तो परमानेंटली रॉ में ही काम करते हैं। मेजरली जो लीडरशिप है उसमें जो लोग आते हैं वो डेप्यूटेशन पे आते हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विस से आते हैं, IAS से भी आते हैं, IPS से भी आते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से भी आते हैं, और कहा जाता है कि हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वहाँ से भी डेप्यूटेशन पे लोग रॉ में काम करते हैं, राइट? अब आप कहेंगे इसमें और क्या रिफॉर्म किया जाए? इसमें रिफॉर्म ये किया जाए, कहा जाता है कि जो इंटरनल कार्डर और डेप्यूटेशन, इसमें एक गैप बना रहता है, ये गैप हटना चाहिए। रॉ इज रॉ, तो रॉ में एक कार्डर हो, राइट? या वो जो कार्डर का स्ट्रक्चरिंग वो ऐसा हो कि हर कोई अपने अपने एरिया में जो कंपीटेंस रखता है वो सब यहाँ पर आए। तो एक तो कहा जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो पूर्व रॉ ऑफिसर्स हैं वो कुछ लेक्चर्स लें, ट्रेनिंग दें, जिससे कि लोगों का रुझान इसमें बने। नई तरह की एंट्रीज हों जिसमें कि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, अगर दुनिया AI की है, AI के एक्सपर्ट, अलग अलग ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, तो इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी लोगों को हायर किया जाए, डेडिकेटेड स्टाफ हो जाएगा। CIA क्या करती है? CIA जो है अलग अलग प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कनेक्शन रखती है, और वो प्राइवेट कंपनीज के लोग ऑफिशियली CIA में नहीं कर रहे काम, लेकिन है वो CIA का पार्ट। तो ऐसी चीज़ें रॉ भी कर सकती है। ये कहा नहीं जा सकता कि रॉ अभी नहीं कर रही है, क्योंकि आपको बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें क्या रहती हैं, क्लासिफाइड रहती हैं। बट यस, गैदरिंग न्यू टैलेंट, डाइवर्सिफाइड टैलेंट इज ऑफ नीड फॉर इंडिया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ रॉ इन इंडियाज सिक्योरिटी मैट्रिक्स। तो मुझे लगता है कि इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। आपको मैंने बीच में बता ही दिया था क्या क्या काम करती है, कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशंस क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको पता लग गया है। तो बताइएगा आपका क्या मानना है दैट अबाउट रॉ। तो वी ऑल शुड बी प्राउड अबाउट रॉ। तो जय हिंद,